तो ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कहने का मतलब ये है टोटल 2 तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट जो शुरुआत में ऑडिटर करता है रिस्क को असेस करने के लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब वो एक्चुअली ऑडिट परफॉर्म करता है, चेकिंग करता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन करता है तब। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी ऑडिटर रिस्क को असेस करने के लिए, ठीक है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 100% सारे चीज़ चेक नहीं कर सकता, इसलिए उसको रिस्क का असेसमेंट करना पड़ता है कि कौन कौन से एरियाज़ में रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है। कैसे करता है वो? तो 2 तरह की रिस्क होती है। हमने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क के लिए उसको एंटिटी समझनी है, उसका एनवायरनमेंट किस तरीके का है, उसकी किस तरीके से फाइनेंस है, कैसी ओनरशिप है, कैसी स्ट्रेटेजी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के वो कंट्रोल रिस्क को समझेगा और ओवरऑल असेसमेंट करेगा किसका, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। इसी से जुड़ा हुआ एक इंटरनल कंट्रोल का छोटा सा टॉपिक है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब सिंपली ये है कि कोई भी कंट्रोल जो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन किए जा रहे हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। पहला, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन करना, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई गड़बड़ ना हो। दूसरा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, कंपनी की जो भी ऑपरेशंस है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट किए जा रहे हैं, मतलब उनमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। और तीसरा, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, कंपनी के असेट को सेफ गार्ड करना, उसके साथ एक लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस भी करना। अब इंटरनल कंट्रोल अपने आप में बड़ा शब्द है, इसके अंदर एक कंपनी में जितने भी तरह के कंट्रोल लगाए वो सारे कवर होते हैं। ऑडिटर को मतलब होता है वो इंटरनल कंट्रोल जो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। क्या इंटरनल कंट्रोल से 100% रिस्क को ख़त्म किया जा सकता है, फ्रॉड और एरर की? तो जैसा हमने कहा ऑडिट की लिमिटेशन होती है, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन होती है। उनको बनाने वाले कौन होते हैं? ह्यूमंस होते हैं। तो ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं है दुनिया में जो लगा के बिल्कुल ये अश्योर किया जाए कि कोई गड़बड़ आपके बिजनेस में हो ही नहीं सकती। जैसे घर भी होता है ना, तो घर में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप चाहे कितना भी सुरक्षा कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, जैसे घर में कोई सुरक्षा लगा, घर का मालिक ही चोरी करने पे आ जाए तो बताओ उससे कुछ बच सकता है क्या? नहीं। वैसे ही मैनेजमेंट जो है, जो कंट्रोल लगाता है, अगर वही फ्रॉड और एरर के अंदर, इसके फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, देन फिर इंटरनल कंट्रोल्स यूजलेस हो जाते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स पे भी आप 100% रिलायंस, भरोसा नहीं कर सकते, ओके। अब एक होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स के पार्ट क्या क्या है। तो देखिए, एक होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो ओवरऑल एक ऑनेस्टी का एनवायरनमेंट है, किस तरह का एनवायरनमेंट है वो, एंटिटी के खुद के रिस्क को असेस करने के प्रोसीजर कैसे हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कंट्रोल की एक्टिविटी और उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है। ये 5 पार्ट मिलके कंट्रोल्स को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट ऐसे 320, क्या नाम है? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी यानी सारमान, यानी इम्पोर्टेंस किस चीज़ की? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट आइटम है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल आइटम है, ऑडिटर सिर्फ उन्हीं को लेके चिंतित है, वहीं पे फ्रॉड एरर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर छोटा स्मॉल वैल्यू का आइटम है तो वो इग्नोर कर सकता है, अगर उसमें गड़बड़ भी है, उसका अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर सही नहीं भी है, तो भी ऑडिटर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे बोलता है मटेरियलिटी, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के अंदर। अकाउंटिंग में भी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग में भी आप पढ़ते हो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, आप जानते होंगे, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट ऑडिट के अंदर भी है। अब यहाँ पे एक मुद्दे की चीज़ ये है, सुनना बात ध्यान से, कि मटेरियल किसको बोलेंगे, मटेरियल किसको बोलेंगे ऑडिट के लिए। तो सुनना, कोई भी ऐसा आइटम जो यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, कोई भी ऐसा आइटम जिसके अंदर कोई गड़बड़ है और उससे यूज़र जो है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो यूज़ करेगा, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, अगर उनका डिसीजन प्रभावित हो सकता है, उस इन्फॉर्मेशन की वजह से चेंज हो सकता है, तो उसको हम मटेरियल आइटम बोलेंगे। जैसे मान लो कोई अमाउंट 10,000 का था, उसको 1 लाख कर दिया। अब 10,000 से 1 लाख करने की वजह से कोई इन्वेस्टर ने मन बना लिया कि मैं इन्वेस्ट करूंगा,
या किसी क्रेडिटर ने सोच लिया कि मैं इसको लोन दूंगा, अगर 10,000 होता तो वो नहीं देता, लेकिन 1 लाख होने की वजह, 1 जीरो एक्स्ट्रा होने की वजह से उसने वो चीज़ की, उसका डिसीजन प्रभावित हुआ, तो हम उसको मटेरियल बोलेंगे। वहीं पे दूसरा 10,000 की बजाय 1 लाख हो गया, 1 जीरो गलती से एक्स्ट्रा लग गया या जानबूझ के एक्स्ट्रा लगा दिया। अब कंपनी इतनी बड़ी है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये छोटा सा अमाउंट है, 1 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको मटेरियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव मतलब जिसको क्लियर शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक कंपनी के लिए जो मटेरियल है दूसरे के लिए मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको कई तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कई बार लॉ और रेगुलेशन या आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वही बताता है कि क्या क्या मटेरियल है और क्या इमटेरियल है। जैसे हमने शेड्यूल 3 के अंदर कई चीज़ें बताई हुई है कि अगर इतने से ज़्यादा का वैल्यू का असेट है तो उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा है तो उसको पीएनएल में सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। तो वो आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो खुद बता रहा है कि ये चीज़ मटेरियल है। उसके अलावा कई बार परसेंटेज कंपेरिजन करके आप देख सकते हो क्या कि मटेरियल है या नहीं। लास्ट ईयर से कंपेयर किया, इस साल को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके आपने क्या तय कर सकते हो मटेरियल है या नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, लास्ट ईयर कोई खर्चा था जो 1% था, सॉरी 10% था, इस साल वो 1% ही है। तो 1% दिखने में तो छोटा है अपने आप में, लेकिन जब इसको कंपेयर करते हो आप परसेंटेज वाइज तो आपको ये मटेरियल लगेगा कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक वैसे ईयर टू ईयर कंपेरिजन आप कर सकते हो। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो बेंचमार्क। बेंचमार्क मटेरियलिटी का मतलब, बेंचमार्क का मतलब होता है एक लेवल सेट करना कि इससे ऊपर के आइटम सारे हम क्या मानेंगे, मटेरियल मानेंगे। ठीक है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? इसका मतलब होता है ऑडिटर के द्वारा एक अमाउंट तय करना, ऑडिटर के द्वारा एक अमाउंट तय करना कि अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है मिस स्टेटमेंट, सारे मिला जुला के जो गलतियां हैं अगर इस लेवल के ऊपर चले जाते तो हम इसको क्या मानेंगे, मटेरियल मानेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मतलब जब ऑडिटर ऑडिट के दौरान जो एक लेवल सेट करता है इंडिविजुअल आइटम्स के लिए कि इससे ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं जब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। एक तो लेवल होता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मिला जुला के, उससे कम लेवल मतलब इंडिविजुअल आइटम वाइज की इससे ज़्यादा नहीं, ताकि सब मिला जुला के उस ओवरऑल लेवल को एक्सीड ना कर जाए। ओके, मतलब 2 तरह की हो गई, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी और दूसरी होगी परफॉर्मेंस। ओके, जैसे ओवरऑल का आपने कह दिया कि 1 लाख से ज़्यादा अगर मिस स्टेटमेंट की वैल्यू हो जाती है तो हम उसको मटेरियल मानेंगे, तो आपने परफॉर्मेंस रख दी कितनी, 10,000, कि किसी इंडिविजुअल आइटम में 10,000 से ज़्यादा होते हैं हम उसको क्या मानेंगे, मटेरियल, ताकि ऐसे 10,000 सब मिला जुला के इस 1 लाख को एक्सीड ना कर जाए। ओके, ये डेफिनेशन आपको खुद को देखनी है। एक चीज़ आती है मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का रिलेशन, तो दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कोई आइटम जितना ज़्यादा मटेरियल होगा ऑडिट रिस्क आपको उतनी कम रखनी पड़ेगी। मतलब ऑडिटर नहीं चाहेगा उसमें कोई गड़बड़ रह जाए, ऑडिट रिस्क को क्या रखेगा, लो। कोई आइटम की मटेरियलिटी कम है तो ऑडिटर वहाँ ऑडिट रिस्क क्या छोड़ सकता है, हाई रख सकता है। ऑडिट रिस्क क्या रख सकता है, हाई रख सकता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे है 402, सिंपल सा ऐसे है। एक ऐसे 330 भी है, आप सिर्फ उसका नाम पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कोई काम का नहीं है, लिस्ट दी हुई है आगे। 402 क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं है, कोई एंटिटी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं वो क्या कर रही है, किसी दूसरे एंटिटी से सर्विसेज ले रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब उसने अपनी एक्टिविटी क्या कर रखी है, आउटसोर्स कर रखी है, उसकी अकाउंटिंग, उसके इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर, ये ऑडिटर है, इस कंपनी की ऑडिट करने गया, लेकिन यहाँ पे इस एंटिटी के अंदर खुद का काम तो कुछ करते ही नहीं है। ये काम कहाँ से करवाते हैं, किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। अब ऑडिटर यहाँ को चेक कर पाएगा, नहीं। क्या वहाँ जाके चेक कर सकता है, वो तो अलाउ नहीं करेंगे। तो इस केस में ऑडिटर को क्या करना होता है, वो जो सर्विस ऑर्गेनाइज, जो सर्विसेज दे रहा है इसको, पहले तो हमें देखना है क्या वो इतनी सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रहा है कि हमारी ऑडिट को प्रभावित करता है। अगर हाँ, तो हम वहाँ का जो ऑडिटर है ना उसकी रिपोर्ट को पढ़ के समझेंगे कि वहाँ किस तरीके के कंट्रोल लगाए हुए हैं, वहाँ कैसा एनवायरनमेंट है। वहाँ अगर सब कुछ सही है मतलब यहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी, भरोसेमंद होगी। अगर वहाँ गड़बड़ है तो यहाँ भी गड़बड़ होगी। तो वो ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर, इस एंटिटी का, हमारा जो यूज़र एंटिटी है जो यूज़ कर रही है किसकी सर्विसेज को, सर ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सुनना,
ये यूज़र एंटिटी है, वो क्या है जो सर्विस दे रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑडिटर है सर्विस यूज़र एंटिटी का जो ऑडिटर है वो यूज़ करेगा किसकी ऑडिट रिपोर्ट को, उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटर की रिपोर्ट को। और वो रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होती है जो सिर्फ वहाँ जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए उनकी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है कि किस तरह के कंट्रोल डिज़ाइन है और कैसे लगाए गए हैं। टाइप 2 रिपोर्ट होती है, वो एक कदम आगे होती है, थोड़ी अच्छी रिपोर्ट होती है, ज़्यादा भरोसे लायक होती है। उसमें डिज़ाइन, इंटरनल कंट्रोल्स की डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में लिखा होता है, ये भूलना मत। टाइप 1 में सिर्फ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, टाइप 2 में डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, तीनों चीज़ें मिल जाती है। तो अगर ये जो ऑडिटर है इसको टाइप 2 रिपोर्ट मिल जाती है तो उसका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, वो उसको पढ़ के पूरा समझ सकता है। ओके, बस इससे ज़्यादा ये रेलेवेंट है नहीं। 450 छोटी सी बात करता है कि ऑडिट जैसे जैसे आगे बढ़ती है ऑडिटर को क्या करना है, मिस स्टेटमेंट का एवेल्यूएशन करना है। मतलब जो जो गलतियाँ निकली वो मैनेजमेंट को बताता जाएगा कि भाई आप इसको या तो सही करो, अगर वो सही कर देते तब तो ठीक, सॉल्व हो गया मुद्दा। सही नहीं करते तो उनको एक्यूमुलेट करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा और देखेगा कि इनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। हमने पढ़ा था ऑडिट एविडेंस क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म किए उसका नतीजा, या जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ कर रहा है कहाँ तक पहुँचने के लिए, कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए, निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस। अब ये ऐसे बोलता है क्या कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारे लिए यही आ जाती है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो जानते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है, देखें। वैसे आप जानते हो, मैं क्विकली बताऊंगा। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी वाइज, संख्या वाइज। एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट। अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता, एविडेंस की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अब जो संख्या है मतलब एविडेंस कितने होने चाहिए, किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हो, मान लो डेटर्स को चेक कर रहे हो, तो कितने एविडेंस लेने, संख्या वाइज कितने होने चाहिए, कब बोलोगे ये सफिशिएंट है। तो ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो उसमें रिस्क कितनी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। रिस्क ज़्यादा है तो आपको संख्या ज़्यादा चाहिए, रिस्क कम है तो कम से भी चल जाएगा कहाँ। दूसरा उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। अगर अच्छा एविडेंस है, क्वालिटी वाला है, तो एक ही काफ़ी है, संख्या कम होगी तो भी चलेगा। क्वालिटी अगर घटिया है तो ज़्यादा एविडेंस चाहिए, संख्या में आपको दूसरे एविडेंस भी जुटाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ आती है क्वालिटी, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट। क्वालिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रेलेवेंस का मतलब एविडेंस हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, मतलब हम जिस उद्देश्य के साथ कोई चीज़ चेक कर रहे हैं उस उद्देश्य को वो पूरा करता है तो हम उसको बोलेंगे रेलेवेंट है। मतलब अगर मुझे ऑडिट पढ़नी है तो मेरे लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब क्या रेलेवेंट है, नहीं, मेरा उद्देश्य है ऑडिट पढ़ना, तो ऑडिट की किताब ही काम आएगी। ठीक वैसे ही अगर ऑडिटर डेटर को चेक कर रहा है, किसको चेक कर रहा है, डेटर को चेक कर रहा है, और वो ये देखना चाह रहा है कि डेटर का बैलेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं, कहीं फर्जी एंट्री तो नहीं की है, तो अब कौन सा कागज काम आएगा बताओ। सेल का इनवॉइस दिखा दिया कि ये देखो जिस डेटर के लिए आप देख रहे हो 1 लाख रुपए उधार, ये उसका सेल का इनवॉइस है, क्या ये इसके लिए रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट कागज है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये डेटर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, या आपने डायरेक्ट डेटर से कंफर्मेशन ले ली तो ये रेलेवेंट एविडेंस है। इसके अलावा आपको कोई दूसरे कागज ला के दिखा दिए, कोई दूसरे कागज मतलब कोई प्रॉपर्टी के या इस तरह के कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दी, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानेंगे। दूसरा रिलायबिलिटी, मतलब भरोसेमंद है कि नहीं। रिलायबिलिटी दो चीज़ों पे निर्भर करती है, एविडेंस के नेचर पे और उसके सोर्स पे। नेचर मतलब कैसा है, रिटन है, ओरल है, विजुअल है, मतलब आपने खुद देखा तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, रिटन है तो और ज़्यादा, और ओरल है तो थोड़ा कम। दूसरा सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स से है या इंटरनल सोर्स से, मैनेजमेंट से। इंटरनल वाला कम रिलायबल होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स से है तो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। तो ये होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी वाइज। सफिशिएंट यानी क्वांटिटी, दो चीज़ों पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और क्वालिटी पे, ये
रेलेवेंस और रिलायबिलिटी पे। भूलोगे नहीं? नहीं भूलेंगे। अब ये ऐसे बात करता है कि आपको ये जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ये कलेक्ट करने के लिए क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। अब सुनना मेरी बात अगले 2 मिनट के लिए ध्यान से। ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 2 तरह के ऑडिट, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसके ऊपर, मान के चलिए। 2 तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दूसरा होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप जानते हो, ऐसे 315 में हमने पढ़ा था कि जब ऑडिटर रिस्क का असेसमेंट करता है, किसका? रिस्क का असेसमेंट करता है। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट, ओके, और इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के, इसको बोलते हैं क्या? रिस्क असेसमेंट। अभी हमने पढ़ा 315 में। दूसरे होते हैं कौन से? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये 2 तरह के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। पहला जानते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो देखिए, जब हम रिस्क का असेसमेंट कर रहे थे तब हमने इंटरनल कंट्रोल्स को देखा था। क्यों देखा था बताओ? क्यों देखा था? सुनना बात, बिल्कुल एक भी शब्द मिस मत करना। हमने इसलिए देखा था, देखिए हम देखना चाह रहे थे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो 2 चीज़ों से मिलके बनती है, पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क के लिए तो हमने एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट और उसको समझा, ठीक है। कंट्रोल रिस्क के लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स को देखा। और इंटरनल कंट्रोल्स में क्या देखा? ये सुनना, एक तो इंटरनल कंट्रोल्स की डिज़ाइन, दूसरा उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे लागू किया गया। बस इतना ही देखा हमने। फ्लो चार्ट देखा इंटरनल कंट्रोल्स का, एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चंस पूछे, चेकलिस्ट बनाई। 4 मेथड हम पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स के, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, और एक और होता है, कौन सा है भूल गया नाम। तो 4 मेथड होते हैं, उनके जरिए हम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स को समझते हैं। अब यहाँ पूरा इंटरनल कंट्रोल्स को वो चेक करने नहीं बैठता, मतलब किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सिर्फ रिस्क का असेसमेंट कर रहा है, तो सिर्फ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन देखता है। अब ये तो रिस्क असेसमेंट के टाइम पे उसने किया। अब हम क्या कर रहे हैं? फर्दर ऑडिट पर, मतलब एक्चुअल ऑडिट करने आ गए। अब तो हम पूरी ऑडिट कर रहे हैं, रिस्क का असेसमेंट हो गया। तो सबसे पहला काम ये ऑडिटर क्या करेगा? जो कंट्रोल्स उसने देखे थे उस टाइम, उन कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा। वो क्या करेगा? टेस्ट करेगा। उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मतलब कहने का ये कि इन कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखेगा। किसको देखेगा? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, जो यहाँ पे हमने नहीं देखी थी। यहाँ सिर्फ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन देखा था, अब क्या देखेंगे हम? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। तो देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? इवेल्युएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना, किस चीज़ को, कि वो क्या प्रिवेंट कर पा रहे हैं या डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं, किसको? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। ओके, क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट प्रोसीजर 2 तरह के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म कर लिए, रिस्क का असेसमेंट कर लिया, दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। उस रिस्क के असेसमेंट करने के बाद जब ऑडिटर आगे बढ़ेगा, एक्चुअल ऑडिट शुरू करेगा, तब वो क्या परफॉर्म करेगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो कि 2 तरह के होते हैं। पहला होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में सबसे पहले वो जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने पहले देखे थे, अब उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखेगा, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब जिस मकसद के लिए लगाया था वो काम कर। गार्ड को लगाया बाहर सुरक्षा के लिए, पहले तो हमने सिर्फ ये देखा कि इतने इतने गार्ड इस गेट पे हैं, इस तरीके से उनकी ड्यूटी लगी हुई है, हर 8 घंटे से रोटेट होता है, कैमरा लगा हुआ, ये सिर्फ जानकारी ली थी। अब आप ऑडिटर क्या कर रहा है? एक्चुअली देख रहा है कि गार्ड किस तरीके से वो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं या नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? ये होते हैं एक्चुअल ऑडिट, जो ऑडिट करता है, जो चेकिंग करता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ओके, सब्सटेंसिव का मतलब डिटेल में प्रोसीजर। ये भी 2 तरह के होते हैं। ये क्यों किए जाते हैं? टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, मतलब हर आइटम लेवल पे, इंडिविजुअल आइटम लेवल पे जो मिस स्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स तो यूँ कह दीजिए वाउचिंग और वेरिफिकेशन को बोलते हैं। एक वाउचिंग होता है किसका? इनकम और
एक्सपेंसेस का, वेरिफिकेशन होता है असेट और लाइबिलिटीज़ का। ओके, ये होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और दूसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हमने समझा था पहले भी, आगे भी हम पढ़ेंगे ऐसे 520 के अंदर। अब देखिए, कोई भी असेट और लाइबिलिटी है तो उसके लिए हम क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। एक तो एग्जिस्टेंस देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, एक्चुअली बैलेंस शीट में इन पे जो दिखाए हुए हैं बैलेंस शीट में। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या उसकी ओनरशिप, ऑब्लिगेशन कोई चार्ज है या नहीं, इस तरीके से। फिर ऑकरेंस, क्या वो ड्यूरिंग द ईयर उनमें कोई एडिशन, डिलीट, कुछ घटा बड़ा ऐसा हुआ। कंप्लीटनेस, मतलब कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं। नेक्स्ट, उनका वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं। मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। इसके अलावा ये कुछ है असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ये सहायक ऑडिट प्रोसीजर है, ये हर जगह मदद करते हैं ऑडिटर को। क्या? इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन का मतलब आप जानते ही हो, जाके कोई रिकॉर्ड चेक करना और ये सारे काम इंस्पेक्शन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कोई प्रोसेस चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना, देखना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्ट थर्ड पार्टी से पूछ लेना। नेक्स्ट, रिकैलकुलेशन, मतलब कोई चीज़ है उसको खुद से वापस रिकैलकुलेट करना। रीपरफॉर्मेंस, कोई प्रोसेस है उसको दोबारा से, जैसे इन्वेंट्री की काउंटिंग हुई तो ऑडिटर ने एक इन्वेंट्री का सैंपल उठाया लॉट, उसको खुद काउंट किया, रीपरफॉर्म किया। एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन, इंक्वायरी करना, कन्फर्मेशन लेना, इनको बोलते हैं क्या? सहायक ऑडिट प्रोसीजर, असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, यह सब किसका पार्ट है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का पार्ट है। ठीक है, कचरा हो गया इधर सब। चलिए, ऐसे 500 भूलोगे नहीं। दो बातें, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऑडिट एविडेंस के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, कौन से? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ऑडिट प्रोसीजर भी दो तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फिर से दो तरह के होते हैं, पहले कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंसिव। सब्सटेंसिव फिर से दो तरह के, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे 501 बड़ी छोटी सी बात करता है, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्ट, 3 आइटम है, उसके लिए खास ध्यान रखना है ऑडिटर को। पहली, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। दूसरा, लिटिगेशन और क्लेम। तीसरा, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री के लिए क्या? पहली देखना है इन्वेंट्री हमारे लिए मटेरियल है या नहीं, मतलब एंटिटी के लिए मटेरियल। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी सर्विसेज सेक्टर का है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाती है, तो बताओ वहाँ कोई स्टॉक का कॉन्सेप्ट होगा क्या? तो वहाँ इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल है तो ऑडिटर को क्या देखना है? एक तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और दूसरी उसकी कंडीशन, कि एग्जिस्ट करती है या नहीं और उसकी कंडीशन कैसी है। तो इसके लिए ऐसे बोलता है आपको फिजिकल जब काउंटिंग हो रही है वहाँ मौजूद रहना है, अगर नहीं रह पाते तो किसी और दिन चेकिंग करना, अगर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, डेंजरस नेचर की इन्वेंट्री है, तो आप कोई अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कीजिए, कोई इंजीनियर को बुला के एक्सपर्ट की मदद लीजिए, इस तरीके से। दूसरा होता है लिटिगेशन और क्लेम, मतलब कंपनी के ऊपर किस किस तरह के कोई क्लेम, लिटिगेशन पेंडिंग चल रहे हैं, तो क्या एंटिटी उसको प्रॉपरली बैलेंस शीट में, अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो, या रिमोट लाइबिलिटी है, किस तरह की उसका प्रोविजन बनाना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाना है, डिस्क्लोजर देना है, वो प्रॉपर कर रही है या नहीं। ओके, बात समझ आ गई। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि एंटिटी को अपने कुछ मेजर सेगमेंट दिखाने होते हैं, AS 17 के हिसाब से वो कर रही है या नहीं, इतना ही ध्यान रखना। 3 चीज़ें, इन्वेंट्री, अगर मटेरियल है तो उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन। दूसरा, लिटिगेशन और क्लेम, प्रॉपर डिस्क्लोजर, जो प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो हो रहा है या नहीं, AS 26 के हिसाब से। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन AS 17। ओके, नेक्स्ट, ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक आइटम को चेक करने के लिए डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी, मतलब बाहरी व्यक्ति से कुछ कंफर्म करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद ऑडिट एविडेंस होता है। आपने सीधा थर्ड पार्टी से पूछ लिया, ठीक है, उससे ज़्यादा कंफर्मेशन और उससे ज़्यादा बेहतर एविडेंस कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है इसमें? देखिए, प्रोसेस कुछ नहीं है, पहले पार्टी सेलेक्ट करनी है, किस किस से लेना है, सबको तो पूछ नहीं सकते। तो इसमें 2 तरह के मेथड होते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जिसके अंदर हम सामने वाले को कहते हैं, जिससे हम कंफर्म कर रहे हैं, उनको कहते हैं भाई आपको रिप्लाई देना ही है। जैसे हमने कहा आपका बैलेंस 1 लाख आ रहा है, तो अगर है तो भी जवाब देना है, 1 लाख नहीं भी है तो भी जवाब, दोनों स्थिति में। नेगेटिव कंफर्मेशन वो होती है जहाँ पे ऑडिटर कहता है आपको सिर्फ तभी जवाब देना है जब आप हमारे साथ एग्री
नहीं कर रहे हो, मतलब हमने कहा मिस्टर ए आपका बैलेंस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपए बताया जा रहा है। अब अगर 1 लाख है तो उसको जवाब नहीं देना है, लेकिन 1 के अलावा कुछ और है उसके हिसाब से तो उसको रिप्लाई करना है। बताओ ज़्यादा भरोसेमंद कौन सा है? पॉजिटिव वाला, जिसमें हर बार जवाब मिलता है। नेगेटिव में तो ये भी हो सकता है ना, हमने भेजा सामने वाले को मिला ही नहीं, हमें कोई रिप्लाई भी नहीं आया, हमने सोचा सब कुछ सही होगा इसलिए रिप्लाई नहीं दिया है, अगर गड़बड़ होती तो ही रिप्लाई देता। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैनेजमेंट अगर मना कर दे कि भाई आप बाहर से वालों से नहीं मांगोगे तो आपको देखना है मैनेजमेंट की मंशा क्या है, इच्छा क्या है, उस केस में कहीं गलत इरादा तो नहीं है। ठीक है, ऑडिटर को चेक करना है, भले वो मना करे तो अल्टरनेटिव कोई दूसरा तरीका निकाल के चेक करेगा। ओके, और वो देखेगा क्या कि मैनेजमेंट अगर जेन्युइन कारण से कर रहा है, और नहीं तो वो क्या मान सकता है, अपने स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी मान सकता है, स्कोप के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी मान सकता है। अब एक सवाल देखिए बड़ा ध्यान से, अगर आपको कहीं भी ऐसा पूछता है, कुछ दिक्कत आ जाती है ऑडिट के दौरान, क्या ऑडिटर ऑडिट छोड़ सकता है क्या बीच में? तो ध्यान रखना, वहाँ हमेशा आपको पहले ये देखना होता है कि आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लॉ आपको अलाउ करता है या नहीं विड्रॉ करना। ठीक है, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, एंगेजमेंट से बाहर आ सकते हो। ओके, ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, देखिए जैसे अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स से आप कर रहे हो जो एंटिटी के बाहर का है तो वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। रिटर्न जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। ओके, ओरिजिनल पेपर्स ज़्यादा रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट ऐसे 510 सिर्फ इतनी सी बात करता है, ओपनिंग बैलेंसेस प्लस इनिशियल इंगेजमेंट। ये कहता है 2 चीज़ें, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब ऑडिटर जब पहली बार किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है, मतलब या तो इस साल हम आए मान लो 21-22 के लिए, उससे पहले कोई दूसरा ऑडिटर था या उससे पहले ऑडिट हुई ही नहीं थी, मतलब हम जब पहली बार काम कर रहे हैं तब ये ऐसे हमारे ऊपर लगेगा। अब नेक्स्ट ईयर हम जब काम करेंगे तब ये हमारे ऊपर ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये किस पे लगता है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। तो पहला सवाल, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट किसको बोलते हैं? जब पिछले साल की ऑडिट या तो किसी और ने की है या लास्ट ईयर की ऑडिट हुई ही नहीं है। ओके, ठीक है। दूसरा, ओपनिंग बैलेंसेस। ये क्या है, क्यों है ऐसे? देखिए हम कह रहे हैं लास्ट ईयर की ऑडिट या तो किसी और ने की या हुई नहीं, तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस इस साल के क्या बनेंगे, ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, जैसे स्टॉक के लिए फीफो लिपो वेटेड एवरेज जो भी किया, वो बैलेंस इस साल भी आएगी, अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट। लास्ट ईयर कुछ डिस्क्लोजर आ रहे थे, कोई कमिटमेंट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो वो इस साल भी आएगा इम्पैक्ट। तो लास्ट ईयर की ऑडिट किसी और ने की या नहीं हुई, तो अगर उनमें कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो मिस स्टेटमेंट घूम के कहाँ आ जाएगा, अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो ऑडिटर को बोला गया कि हे ऑडिटर, आप पहले क्या करो, इनको चेक करो कि कहीं इनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब एक सवाल, लास्ट ईयर की ऑडिट भी किसी सीए ने की है, तो क्या ऑडिटर उसको एज इट इज स्वीकार नहीं कर सकता? भाई वो भी तो सीए, उसने चेकिंग की होगी। तो यहाँ बोलता है ये ऐसे, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, आपको बस उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ना लास्ट ईयर की, वो देखनी पड़ेगी कि ऑडिट रिपोर्ट में कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं बताई है इन क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर। बात समझ आई? आ गई। ओपनिंग बैलेंसेस देखनी है। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या सिर्फ फिगर्स आएंगे? नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस में लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस वो तो है ही, प्लस जो अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लस जो कमिटमेंट या कंटीजेंट लाइबिलिटी थी वो भी शामिल होगी। ओके, अगर लास्ट ईयर की ऑडिट हुई नहीं तो फिर इनमें बोला गया कि आप इस साल जब चेकिंग कर रहे हो उसी दौरान पिछला भी देख लो। जैसे इस साल ईयर एंड पे ये इन्वेंट्री का बैलेंस था, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना खरीदा, कितना नया इश्यू किया, प्लस माइनस करके आप ओपनिंग बैलेंस तक पहुंच सकते हो। ओके, रिपोर्टिंग, अगर ऑडिटर को कोई सबूत मिलता ही नहीं है लास्ट ईयर के बारे में तो क्या करेगा? ठीक है, या वो ये सबूत मिलता है उसके पास कि लास्ट ईयर वाले में गड़बड़ है तो क्या करेगा? या ये सबूत मिल जाता है कि वो है लेकिन वो मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में, उसको या मटेरियल मैनेजमेंट उसको सुधार देता है, प्रायर पीरियड आइटम दिखा के पीएनएल में एडजस्टमेंट कर देता है, तो क्या रिपोर्टिंग करेगा? तो ये आप जानते हो, अगर एविडेंस नहीं मिलता तो डिस्क्लेमर दे सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, अगर गड़बड़ है तो एडवर्स ओपिनियन दे सकता है। वैसे हम ये रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन दोनों में किसी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, या दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किसी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना। सिंपली मैंने बोल दिया रेशियो एनालिसिस। क्यों करता है ऑडिटर? तो देखिए, सबसे पहले तो जब वो रिस्क का असेसमेंट करता है, रिस्क का असेसमेंट, तब वो ये रेशियो एनालिसिस करता है ताकि उसको इंपॉर्टेंट एरियाज पता चल जाए जहाँ पे ये रेशियो ज़्यादा चेंज हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन है, तो ऑडिटर को पता चल जाएगा ये एरियाज गड़बड़ वाले हो सकते हैं। दूसरा, ऑडिट के दौरान भी वो करेगा। तो हमने पढ़ा था एज ए पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर, अभी हमने ऐसे 500 में पढ़ा था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर, वहाँ भी परफॉर्म करता है। और तीसरा कहाँ परफॉर्म करता है? जब फाइनली वो कंक्लूजन पे पहुँचता है, तब वो ये देखता है कि भाई उसकी जो समझ थी एंटिटी के बारे में, जो जो रेशियोज हो सकते थे, क्या वैसे ही रिजल्ट है या नहीं, तो वो वहाँ फिर से एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ करेगा। ओके, नेक्स्ट सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग क्या होता है? देखिए 100% हम काम कर नहीं सकते, चेकिंग कर नहीं सकते, हमने बताई थी लिमिटेशन। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? कुछ सैंपल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, लिमिटेड आइटम पे काम करना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। अब ध्यान ये रखना होता है कि ऑडिटर को हमेशा सैम्पलिंग की जो रिस्क होती है ना, सैम्पलिंग की रिस्क, उसको न्यूनतम रखना है। मेरा सवाल आपसे, सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है बताओ? सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है? सुनना बात ध्यान से। मान लो 100 लोग बैठे हैं यहाँ पे, मुझे 100 लोगों के बारे में कोई जानकारी कलेक्ट करनी है, कुछ राय रखनी है उनके बारे में, ठीक है। अब एक तो काम हुआ, मैं 100 को एक एक को खड़ा करके उनसे जो भी जानकारी मुझे लेनी है वो मैंने पूछी। सबकी एज पूछनी थी, मान लो मैंने सबकी एज एक एक को पूछी और चेक की कि भाई आधार कार्ड में जो लिखी हुई है वही एक्चुअल एज ये है या बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। दूसरा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मैंने क्या किया, रैंडमली 10-20 लोगों को खड़ा कर दिया और उनसे पूछ लिया और उसके आधार पे ओपिनियन दे दिया कि भाई सब कुछ सही है। जो 20 लोगों ने खड़ा किया लगभग सब ने सही बताया। अब सैम्पलिंग रिस्क इसको बोलते हैं कि अगर मैं जो ये 20 के आधार पे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये ओपिनियन, और अगर मैं पूरे 100 को खड़ा करके पूछता तो जो मेरा ओपिनियन होता, अगर दोनों में फ़र्क है तो यही तो सैम्पलिंग रिस्क है। मतलब आपने गलत ओपिनियन दे दिया 20 के आधार पे। तो कहने का मतलब ये है, आपको सैंपल इस तरीके से सेलेक्ट करना है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, जो पूरी पॉपुलेशन को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ताकि आपका जो ओपिनियन सैंपल के आधार पे आप दे रहे हो वो वैसा ही हो जैसा अगर आप पूरी पॉपुलेशन को चेक करते। तो मान लो 1000 वाउचर है, अगर आप 1000 वाउचर चेक करके ये कहते कि सब कुछ सही है, ओके, तो आप 50 उसमें से सैंपल लेके भी यही कहने चाहिए क्या, सब कुछ सही है। अगर आपने 50 पे कह दिया सब कुछ सही है लेकिन आप पूरे 1000 चेक करते तो उसमें कुछ गड़बड़ निकल सकती थी, इसका मतलब आपका सैंपल प्रॉपर नहीं था। इसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हालांकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने अगर आपको अपना लेक्चर याद आ रहा है तो उसमें बड़े अच्छे से समझाई थी, मैं यहाँ वो टाइम वापस से इतना नहीं लूँगा। इम्पॉर्टेंट है सैम्पलिंग की टेक्निक्स, इनको ज़रूर याद रखना। रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमेटिक, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, हैप्पीजार्ड सिलेक्शन और ब्लॉक सिलेक्शन अच्छे से बताए हुए हैं सारे। रैंडम का मतलब होता है जब रैंडमली आपको कंप्यूटर सिस्टम या इसके ज़रिए चिट निकाल के इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो। एक होता है स्टैटिकल सैम्पलिंग, एक नॉन स्टैटिकल। स्टैटिकल का मतलब जब आप स्टैट्स की, मैथ्स की टेक्निक को यूज़ करते हुए करते हो सिलेक्शन सैंपल का, जिसमें हर कोई के आने के बराबर चांसेस होते हैं कि कोई भी आइटम सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक सिलेक्शन हो गया जिसमें आप ब्लॉक सेलेक्ट करते हो, जैसे 1 से लेके 10 तक वाउचर कर दिए, फिर 21 से लेके 30 तक कर दिए, फिर 41 से 51 तक कर लिए, फिर 61 से 71, कोई ब्लॉक पैटर्न। एक होता है स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटा मतलब एक जैसी पॉपुलेशन को आपने ग्रुप में बांट दिया, एक जैसी पॉपुलेशन को आपने क्या कर दिया, ग्रुपों में बांट दिया और फिर उनमें से क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किया। फिर एक होता है ये मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, जिसके अंदर क्या करते हो, आप वेट दे देते हो मॉनेटरी वैल्यू का, मतलब 1 करोड़ से ऊपर के आइटम है, फिर 1 करोड़ से 10 लाख तक के, 10 लाख से 1 लाख तक के, और 1 लाख से बिलो आइटम। 1 लाख से बिलो है उसमें 2% सैम्पलिंग, ऊपर वाले में 5%, सबसे ज़्यादा 1 करोड़ के ऊपर है 50% आपने आइटम चेक किए। तो अलग अलग मेथड आपके हो सकते हैं सैम्पलिंग के, ज़रूरी है आप इनको अच्छे से एक बार वापस से देखें, ठीक है।
नेक्स्ट ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को ऑडिट करना। अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब अकाउंटिंग के अंदर कई तरह के एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको पता है। उन एस्टिमेट, क्योंकि वो एस्टिमेट है, ऑडिटर उसको चेक करेगा, क्या उसको सर्टिफाई कर सकता है? नहीं, सिर्फ ये देखेगा कि एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई इस तरीके से तो नहीं है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब जब एस्टिमेट कोई ऐसा हो जो बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट के दिन की मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने एस्टिमेट लगाया है तो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एस्टिमेट। क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। उसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, जैसे आपने बैलेंस शीट डेट पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना था, आपको इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू चाहिए थी, तो उस दिन आपने मार्केट की कंडीशन देखी, उस जैसे इन्वेंट्री के क्या भाव चल रहे हैं और एस्टिमेट लगाया उसका, किसका? मार्केट वैल्यू का। तो ये कौन सा है? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट है। बैलेंस शीट डेट पे कोई शेयर था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं थी, उसका आपने क्या लगाया? एस्टिमेट लगाया, तो ये क्या है? फेयर वैल्यू। अगर आप बैलेंस शीट डेट पे मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोई एस्टिमेट लगा रहे, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। और बाकी सारे अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऑडिटर को क्या करना है? दोनों ही तरह के अकाउंटिंग एस्टिमेट को देखना है कि वो रीजनेबल है या नहीं, प्लस उनसे रिलेटेड जो डिस्क्लोजर देने चाहिए थे मैनेजमेंट ने, भाई किस तरीके से एस्टिमेट लिया है, क्या तरीका फॉलो किया है, वो डिस्क्लोजर प्रॉपर होने चाहिए। इतनी सी बात करता है ये, ऐसे भूलोगे नहीं। 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नेक्स्ट 550 रिलेटेड पार्टीज। सुनना बात ध्यान से, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन था रिलेटेड पार्टी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है रिलेटेड पार्टी होती क्या है? रिलेटेड पार्टी होती क्या है? तो इसका आप सीधा सा जवाब है कि रिलेटेड पार्टी वो है जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बताई है। किसने बताई है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कंपनी है तो कंपनीज एक्ट ने जो बताई है वही आपके लिए रिलेटेड पार्टी है। इनकम टैक्स भी बताता है रिलेटेड पार्टी। कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए रिलेटेड पार्टी हो सकता है इनकम टैक्स वाली रिलेटेड पार्टी हो। तो जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो जो बताता है वही रिलेटेड पार्टी है। अब अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो बिल्कुल रिलेटेड पार्टी की बात ही नहीं करता, उसने बताया ही नहीं रिलेटेड पार्टी क्या होती है, तो ये ऐसे कहता है हम बताएंगे रिलेटेड पार्टी कौन है, फिर बाकी बाद में बाकी की बातें बाद में, पहले ये जानना जरूरी रिलेटेड पार्टी है कौन रिलेटेड। तो पहली चीज़ भूलोगे नहीं, कौन बताता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो रिलेटेड पार्टी बताता है उसको बोलेंगे हम रिलेटेड पार्टी। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? इनको लेके आगे का पार्ट है। पहले समझते हैं रिलेटेड पार्टी होता क्या है। अगर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बताता किसके बारे में? रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो देखना ये ऐसे कहता है कोई पर्सन या अदर एंटिटी that has control or significant influence directly indirectly through one or intermediate over the reporting entity। देखना, ये रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब हम जिसकी ऑडिट कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग एंटिटी, ये कोई पर्सन है या कोई एंटिटी है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, या कोई पर्सन भी हो सकता है मिस्टर ए, जो क्या कर रहा है? या तो कंट्रोल कर रहा है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहा है किसके ऊपर? रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? अपनी किसी सब्सिडरी के जरिए भी कर रहा है, तो ये पर्सन ये इसके क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। पहली चीज़ क्लियर, मतलब जो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो इसकी क्या होगी? रिलेटेड। या इसके ऊपर अगर 20% से ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखने वाले जो व्यक्ति या कंपनियां जो भी है वो भी इसके क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। दूसरा, या ये रिलेटेड पार्टी रिपोर्टिंग एंटिटी ये किसी दूसरे पर्सन या एंटिटी के ऊपर क्या रखती हो? कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब ये रिपोर्टिंग एंटिटी ये किसी को कंट्रोल कर रही है या किसी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। कंट्रोल का मतलब तो होता है 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% से ज़्यादा लेकिन 50 से कम, जिसमें एसोसिएट और जॉइंट वेंचर शामिल होता है। तो ये जो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है ये इसकी क्या हो जाएगी? रिलेटेड पार्टी। या तीसरा बोलता है कोई पर्सन या कोई एंटिटी जो इस रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ में
अंडर कॉमन कंट्रोल है, मतलब इन दोनों का मालिक जो है वो एक है, सबका मालिक एक है, इन दोनों का मालिक एक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पार्टी, मतलब दोनों अंडर कॉमन कंट्रोल है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है, देख लीजिए तीनों। ओके, ध्यान रखना गवर्नमेंट की जो एंटिटी होती है उनका सबका मालिक तो गवर्नमेंट ही है, तो ये सारी आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं होती, ये इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। ओके, जैसे मुकेश अंबानी है, वो मालिक है 10 कंपनियों के, तो 10 की 10 आपस में क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी, भले उनके आपस में शेयर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबका मालिक एक है। अब ऑडिटर को क्या देखना होता है रिलेटेड पार्टी को लेके, तो देखिए रिलेटेड पार्टी है मतलब फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, जान पहचान का व्यक्ति है, उसके साथ आप बड़ा चढ़ा के भाव पे सेल कर सकते हो, उसको माल खरीद सकते हो, कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो ये ऐसे बोलता है ऑडिटर को क्या, सबसे पहले तो आप इन रिलेटेड पार्टी कंपनी की रिलेशनशिप को समझो, कौन कौन रिलेटेड पार्टीज़ है, फिर उनके कौन कौन से साल भर में ट्रांजैक्शन हुए। ओके, और तीसरी बात AS 18 है रिलेटेड पार्टी को लेके, कि जो AS 18 में शर्तें बताई गई है कि ये डिस्क्लोजर देने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी को बताना होता है कि उसकी रिलेटेड पार्टी के साथ साल में क्या क्या ट्रांजैक्शन, जो भी डिटेल देनी होती है, कंपनीज एक्ट भी कहता है कुछ जानकारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ती है, वो सारी पूरी हुई या नहीं। ओके, ठीक है, एक सेक्शन है इसका शायद 188 है कंपनीज एक्ट का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 188 है शायद, तो वो और AS 18 और 188 लगभग सिमिलर है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट होता है सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसे 560, ये सिंपल सी बात बोलता है, देखिए ये साल चल रहा है, ये 31 मार्च आ गया, अब ऑडिटर ने ऑडिट शुरू की, मान लो ये 30 सितंबर आया, यहाँ ऑडिटर ने क्या दे दी, अपनी रिपोर्ट दे दी। ओके, तो पहला तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी इवेंट्स हुए, घटनाएं, एक तो इनको बोलते हैं क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट। एक की ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी, इसके बाद में जो इवेंट हुए, इसके बाद में जो इवेंट्स हुए, बैलेंस शीट तक के तो बैलेंस शीट में आ ही गए, पहला तो यहाँ से कहाँ तक, ऑडिट रिपोर्ट तक, और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, 2 टुकड़ों में हमने बांटा है। अब आप कहोगे ऐसे ऑडिटर कब तक जिम्मेदार रहेगा, इसका तो काम है सिर्फ 31 मार्च तक देखना, ऐसे तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा इसका काम, इसके बाद में तो कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, ऑडिटर उसके लिए थोड़ा ही जिम्मेदार है। तो ये ऐसे भी इतनी ज़्यादा ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा है, ये छोटी सी बात कर रहा है। क्या, सबसे पहले तो समझ आ गई होते कौन से, इवेंट अकरिंग बिटवीन दी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब 31 मार्च एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच जो इवेंट हो रहे हैं। दूसरा, फैक्ट दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद में फैक्ट पता चल रहे हैं। ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, देखिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लिख दिया मतलब पूरी चेकिंग करनी है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, किसके लिए, जो इवेंट किसके बीच में हुए, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या रिक्वायर करते हो, किसी तरह का एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर। AS 4 आपने पढ़ा होगा, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो बोलता है बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट होते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है या उनका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो ऐसे जो भी इवेंट जो बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के बीच में जो इवेंट हुए, जिनका जो रिक्वायर करते हो क्या, एडजस्टमेंट किसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या किसी तरह का डिस्क्लोजर, तो ऑडिटर को उसके लिए पूरी चेकिंग करनी है, क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट रिक्वायर कर रहे हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायर कर, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऑडिटर उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, यानी उसको क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरी चीज, वो फैक्ट जो ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में पता चल रहे हैं, उनके लिए तो उनके लिए इतना सा बोला है कि आपको अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है। क्या करना है, सिर्फ रेस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली, मतलब ऑडिटर को जैसा ठीक लगे वैसा करना है। अगर वो ऐसा फैक्ट है जो अगर ऑडिटर को पहले पता चलता तो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेज करने पड़ जाते, मतलब इतना बड़ा इवेंट है, कुछ ऐसी घटना है जो ऑडिटर को अगर रिपोर्ट से पहला पता चलती ना, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्या करता, चेंज करता।
तो वैसे फैक्ट जो पता चल रहे हैं बाद में, उनको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना है, बस। उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी नहीं। क्या सारे फैक्ट के लिए करना है? नहीं, वो सारे वही फैक्ट जो अगर पहले पता होते तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन करता, मतलब इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट ऐसे गोइंग कंसर्न, छोटा सा ऐसे क्या है, देखिए हर एंटिटी मान के चलती है वो क्या है, गोइंग कंसर्न है। और जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जनरली मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ये सब मान के चलते हैं क्या, एंटिटी क्या होगी, गोइंग कंसर्न होगी। तो ऑडिटर को भी देखना है कि एंटिटी का जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो ठीक है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है बंद होने की कगार पे यार मैनेजमेंट इसको अभी गोइंग कंसर्न मान के ही चला रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। फ़र्क ये पड़ जाएगा अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ेगा, ये मानते हुए कि बंद हो रही है। फिर उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे असेट लाइबिलिटी नहीं आएंगे, सारे किस पे आ जाएंगे, रिलाइजेबल वैल्यू पे। मतलब असेट भले ही 10 करोड़ का है, आज उससे रिलाइज कितना होगा उस पर दिखाया जाएगा, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो ये इतना बड़ा फर्क आ जाएगा। इसीलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक करता है ऑडिटर। पहले दो चीज़ें चेक करनी है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब सही है या नहीं। दूसरा, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी घटना जिससे अनसर्टेनिटी, डाउट हो रहा है किसके ऊपर, गोइंग कंसर्न के ऊपर। कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई। ओके, बात खत्म। दो ही चीज़ें, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, दूसरा कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। चलिए अब इस पे कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिपोर्टिंग, अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है, उसने चेकिंग की कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो तो अप्रोप्रिएट है, बट कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई ऐसा क्लेम है कंपनी के ऊपर जिसकी वजह से बंद भी करना पड़ सकता है। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है उसके ऊपर किसी ने कॉपीराइट का क्लेम लगा दिया कि भाई ये तो हमारा है, इसने चुराया है। तो अगर वो हट गया तो कंपनी का बिजनेस बंद सा ही हो जाएगा बिल्कुल। तो अजम्पशन तो ठीक है, लेकिन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बताओ ऑडिटर क्या करेगा। तो देखिए ऑडिटर इसमें चाहेगा कि कंपनी, देखिए अनसर्टेनिटी होना कोई बुरी बात तो नहीं है। ऑडिटर सिर्फ इतना चाहेगा कि कंपनी मैनेजमेंट इसका क्या दे, डिस्क्लोजर दे। किस में दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और अगर यस मैनेजमेंट दे देता है डिस्क्लोजर, तो वो क्या कहेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑडिटर कहेगा आपने अनसर्टेनिटी है, उसको दिखा दिया, कोई बात नहीं, खत्म हुई बात। क्या वो मॉडिफाई करेगा? नहीं। लेकिन अगर नहीं करते तो अब उसको अपना ओपिनियन क्या करना पड़ जाएगा, मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कायदे से डिस्क्लोजर होना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है। दूसरा, ऑडिटर कंक्लूड करता है, ये निष्कर्ष पे पहुंचता है कि भाई जो इनकी अजम्पशन है वही इनअप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न है ही नहीं। अब बताओ क्या सीधा मॉडिफाई कर दें, एडवर्स ओपिनियन दे दें? नहीं। ऑडिटर क्या चाहेगा बताओ, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बजाय किस पे बने, लिक्विडेशन बेसिस पे बने, ये मानते हुए कि सारे एसेट और लाइबिलिटी अब बेचने हैं, बिजनेस बंद हो रहा है। तो अगर ऐसा कर देते हैं वो, यस लिक्विडेशन पे दिखा देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप कहोगे ट्रू एंड फेयर व्यू, जी हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी शेड्यूल 3 वो कहता है कि अगर आप बंद हो रहे हो तो लिक्विडेशन भी दिखाओ। उन्होंने वैसे ही दिखाया है, मतलब सब कुछ सही है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है वैसा ही बना है। लेकिन अगर ये लिक्विडेशन पे नहीं बना के गोइंग कंसर्न मानते हुए बना रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, एडवर्स रिपोर्ट देगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो लिक्विडेशन पे बना तो रहा है, तो यहाँ ऑडिटर क्या करेगा, एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा होता है, मतलब वो यूजर्स को बताएगा, क्योंकि यूज़र ने, किसी ने देखा ट्रू एंड फेयर व्यू, उसने सब कुछ सही मान लिया, उसको बेचारे को पता नहीं, एक लेमैन को थोड़ा ही पता है गोइंग कंसर्न क्या है, लिक्विडेशन क्या है। तो वो अपने रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ बताएगा, ज़रूर एम्फेसाइज करेगा कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है, बट कंपनी बंद होने वाली। नेक्स्ट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580। ऑडिटर कई बार मैनेजमेंट से कुछ कंफर्म करने के लिए रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन लेता है, उसको बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक सवाल आता है, क्या ये भरोसेमंद है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे, किस पे,
इंटीग्रिटी पे, मतलब मैनेजमेंट अगर सही है तो भरोसेमंद है, आपको उसके ऊपर डाउट है तो वो भरोसेमंद नहीं है। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई चीज़ का कंफर्मेशन मांगा, मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया, क्या अब आप उसको अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान सकते हो कि भाई मैनेजमेंट ने लिख दिया बात खत्म? नहीं, ऑडिटर की जिम्मेदारी हमेशा है कि उसको दूसरे सोर्सेज से भी उसको चेक करना पड़ता है। तो ये एक सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस होता है हमेशा, सपोर्टिंग, समझे? आपने खुद ने चेकिंग की, एविडेंस कलेक्ट किया, साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट से भी कंफर्मेशन ले ली। ये कभी भी अपने आप में संपूर्ण एविडेंस नहीं हो सकती। ऐसे 600 सीरीज पे आते हैं। 500 सीरीज में आपको एक बार वापस बताता हूँ। ऐसे 500 कौन सा? ऑडिट एविडेंस। दो ही बातें थी, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर। 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम, कौन से? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम और सेगमेंट इंफॉर्मेशन। फिर ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्टली कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की हो सकती है। फिर 510 ओपनिंग बैलेंसेज, कब? जब आपका इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है। हमने कहा जो भी क्लोजिंग बैलेंसेज है प्लस जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है प्लस कोई कमिटमेंट या कंटीजेंट लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली कैरिड फॉरवर्ड होने चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई और चेंज नहीं होना चाहिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लास्ट ईयर का ऑडिट अगर हुई है तो ऑडिटर की रिपोर्ट वगैरह वो देख सकते हो। फिर ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या होता है? ऑडिटर जब कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में, या फाइनेंशियल और फाइनेंशियल के बीच में, ताकि वो निष्कर्ष पे पहुंच सके। इसको 3 जगह अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के रूप में, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के रूप में और कंक्लूजन के टाइम पे। 530 सैम्पलिंग, अलग अलग टेक्निक्स होती है सैम्पलिंग की। 540 बताओ कौन सा है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। 550 रिलेटेड पार्टी। 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। 70 गोइंग कंसर्न और 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ओके, फिर ऐसे 600 सीरीज बड़ी छोटी सी है। ऐसे 601 की बात करता है किसका? यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, मतलब कोई ब्रांच ऑडिटर या इस तरह का ऑडिटर। अनदर का मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी दूसरे ब्रांच डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहा है तो उसके काम को कैसे यूज़ करना है। दूसरा, इंटरनल ऑडिटर के काम को कैसे यूज़ करना है। और 620 ऑडिटर किसी एक्सपर्ट के काम को कैसे यूज़ करेगा। एक्सपर्ट दो तरह के होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वो यहाँ नहीं आएगा। यूजिंग वर्क ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर ने अपना एक्सपर्ट लगाया, उसी की फर्म का या कोई बाहर से इंडिविजुअल वो लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पहले इसमें अनदर ऑडिटर में एक ही बात काम की है। क्या? आपको देखना है जो दूसरा ऑडिटर है उसने काम सही से किया है या नहीं है, मतलब उसके काम को ब्रांच आपको वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है उसने ब्रांच की ऑडिट सही से की या नहीं। प्लस वो अपनी रिपोर्ट में ये बात क्लियरली लिखेगा कि भाई ये 3 ब्रांचें हैं जिसकी ऑडिट मिस्टर ए ने की और हमने उसके वर्क को यूज़ किया है। क्या इससे ऑडिटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, ऑडिटर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ओपिनियन दे रहा है तो वो हमेशा लाइबल रहेगा। इंटरनल ऑडिटर ठीक वैसे ही देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसके काम करने की अप्रोच क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, फिर उसके काम को आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। ठीक वैसे ही एक्सपर्ट है। इंपॉर्टेंट सीरीज ऐसे 700, बड़ा इंपॉर्टेंट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, इसको सुनना ध्यान से। ये ऑडिटर भाई साहब हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, इन्होंने क्या किया होगा? पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा। इसका नतीजा इनको मिला होगा किस रूप में? ऑडिट एविडेंस के रूप में। कैसे? सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इससे इसने किस पे पहुंचा होगा? कंक्लूजन पे पहुंचा होगा। ओके, निष्कर्ष तक पहुंचा होगा। अब ये जो कंक्लूजन है
इसी कंक्लूजन से अपनी बात शुरू करते हैं। ऑडिटर ये कंक्लूजन निकालता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले, पहली चीज तो यही, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले, क्वेश्चन मार्क। यस, नो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले, मिल गए, यस। उसने कंक्लूड किया क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं? यस, फ्री है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। बताओ कैसा ओपिनियन देगा? ऑडिटर ने कंक्लूड किया क्या, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले उसको, उसके आधार पे किया क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है। बताओ कैसा ओपिनियन देगा? ट्रू एंड फेयर व्यू या क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको, या अनमॉडिफाइड भी बोलते हैं। ओके, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला उसको, मतलब सबूत ही नहीं मिले। अब बताओ क्या करेगा? एक तो ये हो सकता है कि उसको किसी चीज़ के बारे में सबूत नहीं मिला, या कोई छोटी सी चीज़ है उसके बारे में उसको एविडेंस नहीं मिला। तो यहाँ पे अगला सवाल आता है, परवेजिव और नॉट, मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, क्या वो ऐसा है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करता है या नहीं? अगर हाँ, परवेजिव का मतलब सब जगह उसका इम्पैक्ट है, यस, तो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लेमर दे देगा। मतलब ऑडिटर कहेगा साहब हम कुछ भी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमें तो एविडेंस ही नहीं मिले। किसके बारे में? ऐसी चीज़ के बारे में जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेन चीज़ है, जो उसी के बारे में नहीं मिला। तो बताओ कुछ भी ओपिनियन दे सकता हूँ मैं? नहीं। लेकिन अगर ये परवेजिव नहीं है, मतलब एविडेंस तो नहीं मिला लेकिन वो इतना भी बड़ा आइटम नहीं है, कोई छोटा सा है, तो क्या करेगा बताओ? डिस्क्लेमर नहीं देगा, फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देगा। मॉडिफाइड का मतलब वो कहेगा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, सिर्फ इस एक चीज़ को छोड़ के जिसके बारे में हमें ओपिनियन नहीं मिला। ओके, दूसरा, यहाँ हमने कहा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, यस, नहीं मिले तो ये हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, यस, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। अब यहाँ इसने कंक्लूड किया यस फ्री है, अगर नहीं है तो बताओ क्या करेगा? फिर से वही सवाल, परवेजिव है या नहीं, मतलब जिसमें गड़बड़ है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, क्या वो परवेजिव है, मतलब ऐसा है जो सबको इम्पैक्ट कर रहा है? अगर परवेजिव है, यस, सबको इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या दे देगा? एडवर्स रिपोर्ट। परवेजिव नहीं है, छोटा सा है, तो क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा। तो ये कुल मिला के 4 तरह के ओपिनियन हो गए एक तरीके से, क्लीन रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, मॉडिफाइड और डिस्क्लेमर। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया होगा, चलिए अभी क्लियर करते हैं। देखिए, मैं दोबारा से एक चार्ट बना के बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यस, मिले आपको एविडेंस, नो यानी नहीं मिले। अब अगर एविडेंस ही नहीं मिले आपको, तो फिर से आपको एक सवाल ये हमेशा पूछा जाएगा कि वो जो आइटम जिसके बारे में मिला वो परवेजिव है या नहीं है, मतलब सबको प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर है यस, तो सिंपल आपको क्या देना है? डिस्क्लेमर देना है, मतलब आपको कहना है हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। दूसरा, परवेजिव नहीं है, मतलब छोटा सा आइटम है जिसके बारे में, तो आपको क्या करना है? सिंपली
मॉडिफाई करना है रिपोर्ट को, मतलब पूरा डिस्क्लेमर नहीं देना है। नेक्स्ट चीज, एविडेंस मिल गए तो आपको अगला सवाल पूछना है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं। अगर फ्री है यस, तो सीधा क्या दे दो आप, ट्रू एंड फेयर व्यू, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मिला कि नहीं फ्री नहीं है, फिर से पूछो क्या परवेजिव है या नहीं, परवेजिव है या नहीं, मतलब सबको इफेक्ट कर रहा है, यस सबको इफेक्ट कर रहा है, तो क्या दे दो, एडवर्स रिपोर्ट दे दो। भाई एविडेंस है हमारे पास कि फ्रॉड या एरर है, मिस स्टेटमेंट है, वो भी कैसा है, परवेजिव है, सबको इम्पेक्ट कर रहा है, तो एडवर्स रिपोर्ट। सबूत है मिस स्टेटमेंट का, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, तो मॉडिफाई कर दो। तो 4 तरह के ओपिनियन, कैसे भी आप समझ लो। ट्रू एंड फेयर व्यू कब देगा बताओ, अब आपसे पूछता हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू कब देगा, व्हेन ऑडिटर हैज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ओके। दूसरा, एडवर्स रिपोर्ट कब देगा बताओ, व्हेन ऑडिटर हैज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड इट्स इफेक्ट, और इसका प्रभाव क्या है, परवेजिव है, मतलब सबको इम्पेक्ट कर रहा है। तीसरा, मॉडिफाई कब करेगा रिपोर्ट को, मॉडिफाई का मतलब क्वालिफाइड, सॉरी मॉडिफाई शब्द करेक्ट नहीं है, मैं जहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ ना मेरी भूल है, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा ये, है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन कब, जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि दे आर नॉट फ्री फ्रॉम, बट ये परवेजिव नहीं है, मतलब मटेरियल तो है लेकिन परवेजिव मतलब सबको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले और जिसके बारे में मिला वो परवेजिव नहीं है। और लास्ट, डिस्क्लेमर कब देगा, जब ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और जिसके बारे में नहीं मिले वो क्या है, परवेजिव है, उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। अब एक चीज़ बताओ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले, जिसके बारे में वो मटेरियल ही नहीं है, तो बताओ क्या रिपोर्ट कैसी देगा। अब जो मटेरियल ही नहीं है उसको तो इग्नोर करना है, हमने मटेरियलिटी पढ़ा था ऐसे 320, ठीक है, कि सिर्फ मटेरियल आइटम को कंसीडर करना है। तो बस यही है, ऐसे 700 मॉडिफाई कब करना है, क्लियर रिपोर्ट कब देनी है, आप बस रीडिंग कर लेना। एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, टाइटल, एड्रेस, ऑडिटर का ओपिनियन का बेसिस, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ऑडिटर की जिम्मेदारी और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 और आप जो पढ़ते हैं वो सारे कारो वगैरह। फिर सिग्नेचर, प्लेस और डेट, ऊपर हेडिंग होगी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ओके। ऐसे 701 बात करता है की मैटर्स, मतलब वो अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ की मैटर्स बताएगा, इंपॉर्टेंट बातें बताएगा। कौन सी, जो उसने 2 चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किए। 2 चार्ज विद गवर्नेंस के लिए हमने पढ़ा था ऐसे 260, उनमें से कुछ मेन चीज़ें जो 2 चार्ज विद के साथ डिस्कस हुई है वो किनको बताएगा, अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताएगा। इसको बोलते हैं क्या, की मैटर्स, ओके। फिर ये मॉडिफिकेशन वही है जो मॉडिफाइड और रिपोर्ट वो वाला हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, ये ऐसे 706 है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा, मतलब इसके अलावा भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एम्फेसिस का मतलब जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देके यूजर्स को बता सकता है, शेयर होल्डर्स को बता सकता है, तो उसको बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा। 2 तरह के होते हैं। मैटर पैरा उसको बोलते हैं जब ऑडिटर बताना चाह रहा है कि इसको कोई ऐसी चीज़ को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई गई है, प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, उसके बारे में एम्फेसिस करना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने गोइंग कंसर्न वाला बताया कि एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, उसका डिस्क्लोजर आया हुआ है, हम उसको बताना चाह रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, मतलब वो किसको बता रहा है, एम्फेसिस कर रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। अदर मैटर पैरा कौन सी आएगी, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऑडिटर की रिपोर्ट में ही कोई ऐसी बात है जो ऑडिटर यूजर्स को बताना चाहता है, उसको बोलते हैं अदर मैटर पैरा, ओके। तो ये थे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मेरा मकसद बस इतना है कि आप यकीन मानिए, जिसने ऐसे कर लिए
वो ऑडिट के 70-80% क्वेश्चन सही करेगा ही करेगा, ठीक है, बशर्ते एक कंपनी लॉ को कंपनी ऑडिट को वो ढंग से पढ़ ले। इसके साथ में एसएस के साथ में आपका 90% काम बन जाएगा। फिर सिर्फ 1-2 टॉपिक बचते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट, अलग अलग तरह की ऑडिट, बस इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये चीज़ का इम्पोर्टेंस आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा। मैं पहले वीडियो के शुरुआत में भी ये चीज़ बोली थी, अब भी ये बोल रहा हूँ। चलिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर डिस्कशन। अब जो अपना नेक्स्ट सेशन आएगा वो आएगा किसके ऊपर, ये मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर होगा। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिट की कुछ बेसिक बातें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अलावा क्लासिफिकेशन, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कॉन्करेंट क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है, दोनों एक जैसी लगती है। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट क्या होती है, फिर एनुअल ऑडिट क्या होती है, तीनों एक जैसी लग रही है। तो ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट को पढ़ना है। फिर कुछ छोटे छोटे जैसे ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम ये पढ़ना है। इंटरनल चेक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के लिए। वाउचिंग वेरिफिकेशन की डेफिनेशंस पढ़नी है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट पढ़नी है हमें कौन सी, कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। आप यूँ मान के चलिए एक एक सवाल तो इनसे फिक्स है, 1+1 मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब 4 नंबर तो ये कंपनी ऑडिट से 6 नंबर आप मिनिमम मान के चलिए, 10 नंबर का ये मामला है। तो आपको हो गए 10 तो यहीं से हो गए। फिर पहले वाले वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इसी से लिंक्ड है। टोटल ऑडिट आप मान के चलिए, ऑडिट से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 20 मार्क्स का। तो 10 नंबर यूँ समझ लीजिए, 10 से 12 नंबर हम पढ़ चुके हैं, 8 से 10 नंबर हमें और पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर जुड़िएगा, तब तक तैयारी करते रहिए। अगले 1-2 दिन में मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये इस चैनल पे है तो लोगों तक पहुंचा नहीं है, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरा एफर्ट इस लायक लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए वन एग्ज़ाम के साथ, टीम सीए के साथ। थैंक यू।